नमस्कार। देखिए, चुनाव को मैं कभी भी सिर्फ हार जीत का खेल नहीं मानता। मेरे लिए चुनाव गवर्नेंस के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम मीनापुर विधानसभा की बात करेंगे। ये 2025 के नतीजों का एक बहुत ही सटीक डेटाबेस डायग्नोस्टिक है। बिना किसी लाग लपेट के आइए सीधे जमीनी हकीकत पर चलते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पल्स ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की धड़कन से लेकर भविष्य के ब्लूप्रिंट तक हम हर पहलू को गहराई से देखेंगे। यहां हमारा मकसद व्यक्तिगत शोर शराबे को हटाकर जो असली सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं उन्हें पूरी तरह से अलग करके आपके सामने रखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पल्स ऑफ द सॉइल। मीनापुर की मिट्टी और वहां के समाज की हकीकत को समझे बिना हम यहां के नतीजों का असली मर्म नहीं समझ सकते। मीनापुर कोई आम शहर नहीं है। ये एक 95% ग्रामीण इलाका है। अगर आप इसे महज एक नक्शे पर खींची गई लकीर मानते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी कृषि संकट और भौगोलिक विस्थापन से आकार लेता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मौसम का सीधा असर राजनीति की दिशा तय करता है। ये लोगों के गहरे दर्द और आजीविका की रोज की जद्दोजहद का जीता जागता गवाह है। यहाँ के जो स्ट्रक्चरल पेन पॉइंट्स हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। बागमती नदी की भयंकर बाढ़ और बेनीबाद तटबंध की वजह से जो विस्थापन होता है वो यहाँ की एक परमानेंट त्रासदी बन चुका है। ऊपर से भीषण गर्मी ने शाही लीची की फसल को बर्बाद कर दिया और वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट या कोल्ड स्टोरेज का ना होना इस आर्थिक संकट को और भी भयानक बना देता है। इसका सीधा नतीजा क्या है? जॉब्स की कमी और युवाओं का पंजाब और दिल्ली की ओर कभी ना खत्म होने वाला पलायन। दशकों से ये आर्थिक शिकायतें अनसुनी रही हैं और यकीन मानिए चुनावों के दिन यही हताशा एक मौन आक्रोश में बदल जाती है। भावनाओं और जमीनी दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2025 के डेटा सिग्नल्स की, क्योंकि अंततः संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। मीनापुर का डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन काफी बटा हुआ है। अनुसूचित जाति 16%, यादव 12% और मुस्लिम 9%। लेकिन असली चाबी किसके पास है? वो है 11% सहनी और निषाद समुदाय, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी ब्लॉक। ऐतिहासिक रूप से सत्ता का तराजू रहा है और इस बार भी यही धुरी साबित हुआ। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 77.71%। ये कोई रूटीन टर्नआउट नहीं है। ये टर्नआउट में एक असाधारण उछाल है जो सीधे तौर पर एब्सोल्यूट हाइपर मोबिलाइजेशन का संकेत देता है। जब इतना बड़ा प्रतिशत घरों से निकलकर वोट डालने आता है ना, तो वो सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, वो अपना जनादेश थोपता है जो पुरानी स्थिर राजनीति को पूरी तरह बहा ले जाता है। और फिर आता है हार का मार्जिन 34,238 वोट। ये सिर्फ एक हार नहीं है, एक एकजुट विपक्षी किले के सामने ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स है। यह आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि जमीन पर मुकाबला कितना एक तरफा हो चुका था। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए पतन के इस एनाटॉमी पर बात करते हैं। हम किसी पर कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक आक्षेप नहीं लगाएंगे, बल्कि उन सिस्टमैटिक कारणों को समझेंगे जिन्होंने इस हार की पटकथा लिखी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। हमारा ये पूरा एनालिसिस भारत के संवैधानिक मूल्यों पर गहराई से टिका है। पब्लिक लाइफ में गरिमा बनाए रखना और चुनावी चर्चा को हमेशा तथ्यों पर आधारित, सूचित और पूरी तरह जिम्मेदार रखना हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है। बिना किसी एजेंडे के एक डिग्निटी के साथ डेटा ड्रिवन सच को सामने रखना ही एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। इस कोलैप्स के पीछे 3 सबसे बड़े कारण बिल्कुल साफ हैं। पहला, एनडीए का हाइपर मोबिलाइजेशन, जिसने उन सवर्ण मतदाताओं को अचानक एक्टिवेट कर दिया जो पहले न्यूट्रल या खामोश थे। दूसरा, ईबीसी डेमोग्राफिक शिफ्ट, वो 11% शहरी वोट बैंक पूरी तरह से जेडीयू के पक्ष में लामबंद हो गया। और तीसरा, टर्मिनल एंटी इनकम्बेंसी, लगातार 2 बार के विधायक का वोट शेयर महज 36.01% पर ही लॉक हो गया और इस तरह एक मजबूत माने जाने वाला गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पिछले 10 साल की पैटर्न मेमोरी देखिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। 2015 में महागठबंधन के गणित ने आसानी से यह सीट निकाली। 2020 में विपक्ष बटा हुआ था तो जैसे तैसे 15,000 के मार्जिन से सीट बच गई। लेकिन 2025 में जब एनडीए का एक मजबूत यूनिफाइड आर्किटेक्चर सामने आया तो एक ऐसा अभेद्य चुनावी किला बन गया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। डेटा यह साबित करता है कि यहां सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का गणित ही नतीजे तय करता है। अब हम कैंडिडेट के स्कोर कार्ड और मैट्रिक्स की तरफ रुख करते हैं। हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से मौजूदा लीडरशिप का इवैल्यूएशन करेंगे। अगर हम मापदंडों पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है।
लोकल रूटेडनेस में 5 में से 4 अंक मिलते हैं क्योंकि जमीनी कृषि नेटवर्क था, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो चुका है। विजन और इकोनॉमी में सिर्फ 1 अंक क्योंकि लीची क्राइसिस या युवाओं के पलायन पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। विनेबिलिटी में भी महज 1 अंक क्योंकि 34,000 का मार्जिन डेफिसिट बताता है कि पॉलिटिकल कैपिटल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कुल स्कोर 50 में से 29। आज के युवाओं के लिए बिना किसी आर्थिक विजन वाला नेतृत्व अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। तो स्ट्रैटेजिक निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत स्पष्ट है, संगठन में एक सम्मानजनक वापसी। इस सीट पर सरवाइव करने के लिए अब स्ट्रक्चरल तौर पर एक नए एजुकेटेड ईबीसी या प्रोग्रेसिव चेहरे की सख्त जरूरत है। पुरानी पैट्रोनेज या संरक्षण वाली राजनीति का समय चला गया। अब मॉडर्न और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने वाले नेतृत्व को आगे आना ही होगा। हमने डायग्नोसिस कर लिया, अब हमारा फोकस होगा भविष्य के ब्लूप्रिंट पर। 2030 के लिए यह सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और सामरिक रणनीति है। सीट वापसी के लिए इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 चरण फॉलो करने होंगे। पहला, फाउंडेशन बिल्डिंग। दूसरा, नैरेटिव सेटिंग। तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन। और चौथा, द स्प्रिंट यानी गेट आउट द वोट। एक बात गांठ बांध लीजिए, आखिरी मिनट के लोक लुभावने प्रचार से अब चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए आपको पहले दिन से एक अनुशासित और फेज्ड एग्जीक्यूशन करना होगा। शुरुआती काम कैसे होगा? सभी बूथ कमिटियों में 40% ईबीसी रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य करना होगा। लीची किसानों के लिए किसान मजदूर संवाद शुरू करने होंगे। बागमती बाढ़ का जो दर्द है, उसे एक मजबूत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बदलना होगा। और लोकल महंगाई को काउंटर करने के लिए महिला अधिकार यात्रा निकालनी होगी। आपको सीधे तौर पर लोगों के आर्थिक दर्द से जुड़कर मौजूदा शासन के नैरेटिव को तोड़ना होगा। और जैसे जैसे हम चुनाव के करीब पहुंचेंगे, हमारा पूरा जोर लॉजिस्टिक्स पर होना चाहिए। पंजाब और दिल्ली में बैठे प्रवासी मजदूरों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री और उन्हें वोटिंग के लिए वापस लाने की सटीक व्यवस्था। वोटर लिस्ट का अग्रेसिव सैनिटेशन ताकि आपके वोटर सुरक्षित रहें। 80,000 घरों तक एक लोकल 2 पेज का विधायी समाधान पहुंचाना। और सबसे जरूरी बात, वोटिंग के दिन अचूक ट्रांसपोर्टेशन ताकि आप विरोधियों के 77% वाले टर्नआउट का मुकाबला कर सकें। हम इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। आइए गवर्नेंस की उस फिलॉसफी पर बात करते हैं जो असल में मायने रखती है। यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये सब करते हुए हमें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क का पूरी सख्ती से पालन करना है। हमारी हर डिजिटल स्ट्रैटेजी में डेटा मिनिमाइजेशन, लोगों की पूरी सहमति और पर्पस लिमिटेशन होना ही चाहिए। सच्ची राजनीतिक बुद्धिमत्ता हमेशा नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी डेटा संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हुए ही काम करती है। तो अब मीनापुर के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है वही पुरानी ऐतिहासिक जातीय जड़ता पर निर्भर रहना, जिसका सीधा मतलब है कि आगे मार्जिन और भी बुरी तरह गिरेगा। और दूसरा रास्ता है डेटा इंजीनियर्ड गवर्नेंस का, जिसका पूरा फोकस कृषि के पुनरुद्धार और हमारे युवाओं की गरिमा लौटाने पर हो। चॉइस बिल्कुल साफ और निर्मम है। अगर कुछ नहीं बदला तो परिणाम विनाशकारी होंगे। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ia at mgr@blueprintstrategies.ia or call 080-420-41602. Purpose beyond politics. जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या मीनापुर का भविष्य उसके अतीत की परछाइयों से तय होगा या एक सही मायनों में जवाबदेह लोकतंत्र स्थापित करने के साहस से? सोचिएगा जरूर।